हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा फर्स्ट ईयर अनुप्रयुक्त गणित प्रथम के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और हमारा विश्वास है कि आज की यह कंप्लीट वीडियो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कि इस वीडियो से कोई भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम से बाहर नहीं है। एग्ज़ाम में आने वाले सभी क्वेश्चंस इस वीडियो के पैटर्न पर आधारित होंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और आगामी परीक्षाओं में आने वाले पेपर इन क्वेश्चन के पैटर्न को देखकर बनाए जाएंगे। आइए देखते हैं। तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा फर्स्ट ईयर अनुप्रयुक्त गणित प्रथम सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। समय होगा 2.5 घंटे और आपका पेपर का पूर्णांक होगा 50 नंबर का। सभी स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, जिससे कि आने वाली सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले पहुंच सके। और हमारा यह पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से आप मैथ में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। प्लीज़ सपोर्ट जीवन क्लासेज। आइए इसी के साथ आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं और देखते हैं वे सभी कंप्लीट सिलेबस के पैटर्न जो परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और इन पैटर्न पर आधारित ही पेपर बनाए जाते हैं। और अभी तक जो भी पेपर बने हैं इन क्वेश्चनों को लेकर ही पेपर बनाए गए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है श्रेणी 4 + 8 + 12 + 16 प्लस ... इस श्रेणी में 12वां पद ज्ञात कीजिए। 12वां पद आपसे पूछा है। तो सबसे पहले हम श्रेणी का प्रथम पद और श्रेणी का सार्वंतर निकालेंगे तो हमें सार्वंतर मिला 4 और सभी में देख रहे हैं कि 4 का अंतर है। समांतर श्रेणी है, 4 का अंतर है तो समांतर श्रेणी का 12वां पद पूछा गया है। तो समांतर श्रेणी का nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है? an = a + n-1d और n की वैल्यू कितनी दी हुई है? 12। धीरे से क्वेश्चंस को समझिएगा, सभी क्वेश्चंस इतने इजी हो जाएंगे कि आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। बस ध्यान से इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। हमें पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको मैथ में कभी भी बैक का डर नहीं सताएगा। तो हम सभी जानते हैं कि समांतर श्रेणी में n पदों का योग n पद जो nवां पद का फॉर्मूला होता है वो होता है an = a + n-1d। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है 12वां पद। तो जहाँ पर n है केवल वहाँ पर हम n की वैल्यू रख देंगे 12। तो यहाँ पे हमें n दिखाई दे रहा है तो a 12 = 4 + 12 - 1 और d की जगह पर हम क्या रखेंगे? 4, क्योंकि d यानी कि सर्वांतर हमारा 4 आया है। अब सिंपली हम क्या करेंगे? 12 - 1 तो 11 और 4 प्लस में लिखा जाएगा, गुणा में 4 है तो 11 × 4 = 44 और 4 = 48। तो 12वां पद क्या आया है? 48। बस इतना सा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स और ये क्वेश्चंस इतना इजी था कि आपको 1 नंबर 2 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? यदि sin θ = cos θ है तो कोण थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया? cos θ को sin θ के नीचे ले आए तो sin θ / cos θ और इक्वल टू में 1 बचा। sin θ / cos θ हम सभी जानते हैं tan θ होता है इक्वल टू 1 और 1 जो होते हैं वो होती है tan 45 की वैल्यू। और आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि tan 45 यानी कि 45 को हम π/4 लिख सकते हैं। तो θ = 45 है तो 45 को π/4 लिखा और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में दिया हुआ हो तो 45 या π/4 दिया हुआ होगा, वरना आप जो है यहीं तक करने के बाद और इसको छोड़ सकते हैं, आपको पूरा नंबर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एफ एन इक्वल टू एन अपॉन 1 प्लस एन दिया हुआ है, तो एफ एन प्लस 1 अपॉन एफ एन का मान ज्ञात कीजिए। तो जहाँ पर एफ एन आपको दिखाई दे रहा है इसमें, वहाँ पर एफ एन इक्वल टू जो वैल्यू दी हुई है एन अपॉन 1 प्लस एन, उसको पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे। बस इतना ही इसमें करना है। तो देखिए हमें दिया हुआ है एफ एन प्लस 1 अपॉन एफ एन, तो एन अपॉन 1 प्लस एन प्लस 1 अपॉन एफ एन की वैल्यू रखेंगे तो एन अपॉन 1 प्लस एन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिएगा जो 1 प्लस एन है वो कहाँ जाएगा, वो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस एन ऊपर है और एन नीचे है, तो जो एलसीएम होगा वो होगा एन 1 प्लस एन, और यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो एन स्क्वायर, और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 1 प्लस एन का होल स्क्वायर। हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हमें मिलेगा एन स्क्वायर प्लस, और इसको जब ओपन किया तो 1 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2n। तो यहाँ पे देखिएगा ये n है, एक ये n स्क्वायर है, तो n स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर, और प्लस में 2n और प्लस में 1 अपॉन n 1 प्लस n, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है श्रेणी 4 प्लस 8 प्लस 12 के 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो बस यहीं पर आप समझ लीजिएगा, जहाँ पर आपको पदों की संख्या दी हो वही हमारा क्या है, n है। कितने पदों का योग पूछा है, 10 पदों का योग पूछा है, तो n बराबर 10। प्रथम पद a इक्वल टू 4 हो जाएगा, सार्वंतर 8 माइनस 4, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद हम घटाते हैं सार्वंतर निकालने के लिए, तो हमारे पास 4 आएगा। श्रेणी के n पदों का योग, यानी कि जो समांतर श्रेणी है उसके n पदों का योग का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1d। इसी के साथ हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं n इक्वल टू 10 की, तो S10 और 10 अपॉन 2 ये हो जाएगा 2 इंटू 4, क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास 4 है और n की वैल्यू 10 है, तो 10 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d की वैल्यू 4। तो यहाँ पर 5, इसको सॉल्व करने के बाद 2 चौक 8 होते हैं, ये आया 8, और 10 माइनस 1 कितना होता है 9, और 9 चौक कितने होते हैं 36, तो 36 यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 8 और 36 44 और इंटू 5, तो 220 इसका आंसर हमें देखने को मिल रहा है। आप एक बार अपने कैलकुलेशन कीजिएगा, कैलसी को उठाइएगा और कैलकुलेशन कीजिएगा, आपकी कैलकुलेशन इससे मिलती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका सही है। अगर आपकी कैलकुलेशन इससे नहीं मिलती है तो एक बार चेक कीजिएगा। कैलकुलेशन गलत यहाँ पर भी हो सकती है, इसलिए एक बार आप अपने से कैलकुलेशन कीजिएगा और एक बार उसको चेक कीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो प्रैक्टिस है वो होती रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि a इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस k, तब मैग्नीट्यूड जो दिया हुआ है मॉड a, जिसका मान हमें बताना है। तो a इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस k है, तो इसका जो मापांक है मॉडुलस, तो जब हम इसको निकालते हैं तो देखिए कैसा होता है कि जो a है, जब उसको मॉडुलस निकालते हैं तो रूट में i j k के जो गुणांक हैं उनको हम स्क्वायर में करके ऐड कर देते हैं और उसका रूट निकालते हैं, हमें वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो ठीक इसी प्रकार हम करेंगे। तो देखिए मॉड a यानी कि मॉडुलस, जब वैल्यू निकालेंगे तो रूट में i j और k के जो गुणांक हैं उनको हम स्क्वायर में करके ऐड कर देंगे और उनका रूट निकालेंगे। तो 2 दूनी 4 होता है और 3 तियां 9 और 1 का 1 होगा, तो 9 4 13 और 1 14, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14, यानी कि रूट 14 वैल्यू हमें मिलती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि x log x का अवकल गुणांक ज्ञात करो। अवकल गुणांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि y इक्वल टू एक्स लॉग x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स डी एक्स, ये जो देखिए आपका x log x है, इसमें हम क्या मानेंगे, x को हमने फर्स्ट माना है, log x को हमने सेकंड माना है। तो फर्स्ट और सेकंड को देखते हुए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे, तो क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेशन, और सेकंड एज इट इज़ तो फर्स्ट का डेरिवेटिव, यानी कि जो फर्स्ट है x उसी को ऐसे ही रखेंगे और log x का अवकलन कर देंगे, प्लस में
फिर log x ऐसे ही रखेंगे और x का अवकलन कर देंगे। ठीक है, तो जब x को तो ऐसे ही रखेंगे लेकिन log x का करेंगे तो यह आएगा 1/x। log x एज इट इज रखा जाएगा तो x का करेंगे तो आएगा 1। तो यहाँ पर देखिए x से x कैंसिल हो जा रहा है तो 1, और log x तो log x रहेगा तो 1 + log x हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। अगर सही लग रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहें, और आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जाने के लिए आप बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास -1 + i, इसको हमें ध्रुवीय रूप में बदलना है। तो अगर कभी भी ये क्वेश्चन आए, कुछ भी दे सकता है, ये कि ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में जो पैटर्न है वो तो सेम रहेगा लेकिन आपकी वैल्यू को चेंज कर सकता है। ठीक है, वैल्यू चेंज कर सकता है, वैल्यू चेंज करने पर आपका मेथड नहीं बदलता है, मेथड वही रहता है। तो आप केवल मेथड पर ध्यान दीजिएगा कि किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा रहा है। चलिए, ध्रुवीय रूप में बदलना है -1 + i को। तो z = -1 + i हमने माना है, तो ध्रुवीय रूप के लिए हम क्या करते हैं कि z = r cos θ + i r sin θ के रूप में हम इसको लिखेंगे। तो z की वैल्यू क्या होगी, -1 + i = r cos θ + i r sin θ। तो दोनों पक्षों में वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों में वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करेंगे तो वास्तविक भाग वो होंगे जिसमें i नहीं है, काल्पनिक भाग वो होंगे जिसमें i है। तो वास्तविक भाग में यानी कि -1 इधर है और r cos θ इधर है, ये वाला और ये वाला। अब काल्पनिक की बात करें तो इधर क्या है i, तो i का गुणांक 1 है, और इधर i का गुणांक क्या है r sin θ, तो r sin θ इधर है। तो देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको 2 और इसको 3, इन तीनों इक्वेशन को यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा हमने क्या किया, समीकरण 2 और 3 का वर्ग किया और आपस में जोड़ दिया। तो r cos होल स्क्वायर आ जाएगा और प्लस में साइन r का होल स्क्वायर आ जाएगा, और इन दोनों को भी -1 का होल स्क्वायर और प्लस में 1 का होल स्क्वायर, दोनों को भी ऐड करेंगे, यानी कि स्क्वायर करके दोनों का हमने क्या किया, ऐड किया। अब इसको हम केवल सिंपली सॉल्व कर देंगे। तो r² cos² थीटा, r² sin² थीटा, और ये आ जाएगा हमारे पास 2। सभी आप कैलकुलेशन अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए कैलकुलेशन में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। मैथमेटिक्स सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन को चेक करता है, तो आप अपनी कैलकुलेशन की एक्यूरेसी बढ़ा के रखिएगा। r² कॉमन हमने लिया तो cos² + sin² थीटा आ जाएगा। तो cos² थीटा + sin² थीटा हमेशा याद रखिएगा 1 होता है। तो r² = 2, तो r की वैल्यू आई हमारे पास √2। अब हमको क्या करना है कि जो इक्वेशन नंबर हमारे पास थर्ड है तो उसको हमने क्या किया, 2 से भाग दिया है। तो इक्वेशन नंबर 3 थी हमारे पास r sin θ = 1, और इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास r cos θ = -1। तो देखिए r sin θ r cos θ है, तो r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास sin θ cos θ, और ये होता है हमारे पास tan θ, और यहाँ पर -1 है। तो tan में -1 जो वैल्यू होती है वो होती है tan 135 डिग्री। tan 135 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -1, तो थीटा = आपका हो जाएगा 135 डिग्री। अब हमने क्या करना है कि इक्वेशन नंबर जो 1 थी, आपको दिखा दें कि जो इक्वेशन नंबर 1 थी, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, थीटा और r की वैल्यू को पुट कर देंगे और आपका आंसर इजीली मिल जाएगा। r और थीटा की वैल्यू इतने इसमें रखी, तो -1 + i √2 cos 135 + i √2 sin 135। तो -1 + i की जो वैल्यू होगी वो होगी √2 cos 135 i sin 135, और यही हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है और आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे, और बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी एक्यूरेसी को भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए कैलसी अपने पास रखिएगा, कैलसी अलाउ होगी। ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के पेपर में कैलसी अलाउ होती है, आप अपनी कैलकुलेशन को उस पर सटीक तरीके से कीजिएगा। चलिए अब देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी 2 4 6 8 2 + 4 + 6 + 8 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। इसका हमें 10वां पद निकालना है। तो देखिए a = 2 क्योंकि प्रथम पद है, और d हमें निकालना है, तो दूसरे पद में से पहला पद हम घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो 10वां पद का फॉर्मूला याद रखिएगा कि 10वां पद का फॉर्मूला होता है T10, जो हमारे पास ये लिखा हुआ है,
T10 इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1d, यानी कि nवा पद होता है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये होता है। तो जब हम n की जगह पर 10 रखेंगे तो हमारे पास आएगा T10 इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1d, और d की वैल्यू हमें पता है 2 है और a की वैल्यू भी हमारे पास 2 है। तो 9 दूनी 18 और 18 और 2 हमारे पास 20 आ जाएगा। तो T10 इक्वल टू 20 यानी कि 10वां पद इस श्रेणी का 20 होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदिश राशि a वेक्टर इक्वल टू 3i माइनस जे प्लस 5k और b वेक्टर जो हमारे पास ये वेक्टर है, b वेक्टर इक्वल टू i माइनस 5j प्लस 3k, तो सदिश a प्लस b वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। तो a प्लस बी को करने के लिए हम दोनों वेक्टर जो दिए हुए हैं उनको ऐड करेंगे, और देखिएगा i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ ऐड करेंगे तो हमें मिलता है 4i माइनस 6j और प्लस 8k, यही इसका आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 प्लस 2i और इसके ही गुना में है 11 माइनस 2i, तो हमें इसका मान बताना है। केवल सिंपली हमें इसका मान बताना है। तो आप सभी जानते हैं यदि a प्लस बी और a माइनस बी यानी कि वही कॉम्बिनेशन प्लस में हो और वही कॉम्बिनेशन माइनस में हो, तो उसको एक बार जो है हम क्या करेंगे, स्क्वायर लिख देंगे पहली संख्या का, और माइनस में दूसरी संख्या का स्क्वायर हो जाता है। और आप सभी जानते हैं कि आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, -1। तो इसी के साथ इसमें ऑपरेशन लगेगा, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर 11 का स्क्वायर और माइनस 2i का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 11 का स्क्वायर होता है 121 और 2 दूनी 4 और i स्क्वायर हो जाएगा। i स्क्वायर है तो ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा, क्योंकि -1 इसकी वैल्यू होती है। तो 121 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 125, और 125 ही हमारे पास 11 प्लस 2i और 11 माइनस 2i का मान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी है और थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली बात है कि tan थीटा इक्वल टू √3/3 दिया हुआ है, तो कोण A का मान हमें निकालना है। तो tan A इक्वल टू √3/3 है, तो इसमें हमने क्या किया, जो 3 है देखिएगा, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि √3 और √3 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या है, ये 3 ही बन जाता है। तो 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। अब √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3, ठीक है। और tan में 1/√3, tan 30 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर a इक्वल टू आएगा 30, और 30 को हम लिख सकते हैं π/6। 30 को हम क्या लिखते हैं, π/6 लिखते हैं। तो इसका कोण जो है वो हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि π/6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, बिंदु 0, 0, 0 और 3, 4, 5 के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मध्य की दूरी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, और ये होता है रूट के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x1, y1 और z1, x2, y2, z2, ठीक है। तो x2 की वैल्यू है 3, तो 3 माइनस 0, x1 की वैल्यू 0 है इसलिए हमने 3 माइनस 0 किया, और y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 0, और z2 माइनस z1 यानी कि 5 माइनस 0, ठीक है। इनका होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25। हम तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 ना 25 और 25 50 हो जाता है। तो √50 जो है इसका आंसर हो जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा, एक फॉर्मूले के दम पर ये क्वेश्चन हो रहे हैं कि मैथमेटिक्स में फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपका आधा क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लिमिट वाले, कि लिमिट x टेंस टू 1 x³ -1 अपॉन x माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया हुआ है f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 x³ -1 अपॉन x माइनस 1। तो लिमिट x टेंस टू 1, और देखिएगा x की पावर 3 माइनस 1 को हम लिख सकते हैं x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x अपॉन x माइनस 1, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा लिमिट x टेंस टू 1 और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो यहाँ पर जब हम x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 1, तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा और ये भी 1 है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3, और 3 ही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि y इक्वल टू 6x³ प्लस 7x स्क्वायर प्लस 1 है। तो हमें क्या करना है कि 3 डेरिवेटिव यानी कि 3 डेरिवेटिव हमें इसका निकालना है, d3y अपॉन dx
पावर 3, ठीक है। इसका मान हमें बताना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव कीजिएगा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें क्या मिलता है, देखिए 6 तो ऐसे ही रहेगा, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x यानी कि 7 इंटू 2x, और 1 का हो जाएगा 0। तो यहाँ पर 18x स्क्वायर प्लस 14x हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें दोबारा से फिर से करना है x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और x का क्या हो जाएगा 1। तो 18 दूनी 36x और प्लस 14, 2 बार कर लिया। आप तीसरी बार करेंगे यानी कि x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर क्या प्राप्त होगा, d3y अपॉन dx3। तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा और x का हो जाएगा 1। तो 36 गुना 1 और 14 का 0 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 36 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 36 आंसर हो जाएगा, यानी कि ट्रिपल डेरिवेटिव हमें निकालना है। तो इस तरीके से हम निकालेंगे, पहले एक बार करेंगे, फिर उसी का एक बार और करेंगे, फिर उसी का एक बार और करेंगे। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, जितना भी पूछेगा उतने हम निकाल के आपको जो है आंसर लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो कॉस 4a प्लस कॉस 2a का मान, यानी कि कॉस की पावर 4a और प्लस कॉस स्क्वायर a का मान हमें निकालना है। हमें दिया हुआ है कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर को हम इधर ले गए, तो देखिएगा साइन ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हम सभी जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो हमें वैल्यू बतानी है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस पावर 4a प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए जहाँ पर कॉस 4 है, कॉस की पावर 4 है, वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, ठीक। अब कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, साइन ए, तो जहाँ पर कॉस स्क्वायर ए है वहाँ पर साइन लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने साइन ए लिखा और स्क्वायर था पहले से ही ऊपर, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन ए। और हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए की वैल्यू कितनी है 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। क्लियर, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सदिश 2i प्लस mj प्लस 3k और 4j प्लस 2j माइनस 2k परस्पर लंबवत हैं, तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो m का मान निकालना है, तो देखिएगा यहाँ पर वेक्टर a इक्वल टू 2i प्लस mj प्लस 3k और वेक्टर b दिया हुआ है 4i प्लस 2j माइनस 2k। लेकिन अगर ये लंबवत हैं तो तब इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 आएगा। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो यह लंबवत हैं, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आता है तो लंबवत नहीं होंगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा इसको सॉल्व करने से पहले कि डॉट प्रोडक्ट में, डॉट गुणन में i डॉट आई, j डॉट जे, k डॉट के 1 होता है, और i डॉट जे प्लस जे डॉट के बराबर k डॉट आई हमारा 0 हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों को हम डॉट प्रोडक्ट में लिखेंगे और इससे इक्वल टू 0 रखेंगे, तब हम इसको क्या करना है, m की वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा i की मल्टीप्लाई i से, तो क्या हो जाएगा 8i आएगा, तो i की वैल्यू क्या है 1, तो इसलिए i को हम लिखेंगे नहीं। इसकी वैल्यू j से j की करेंगे तो m, यानी कि m की 2 से करेंगे 2m हो जाएगा, 3 की 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, और k डॉट के तो 1 होगा तो उसको लिखा नहीं, तो 8 प्लस 2m माइनस 6 इक्वल टू 0। 6 और 8 को सॉल्व किया, 2 माइनस 2m इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम जब इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्लस, ये प्लस होगा, ठीक है, ये प्लस है। और जब ये 2 हम इधर ले जाएंगे तो ये तो प्लस ही रहेगा, लेकिन ये माइनस रहेगा, ठीक है, ये माइनस रहेगा, ये प्लस। तो यहाँ पर जो m है, m की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, m की वैल्यू -1। कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू -1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप एक बार सॉल्व करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी 0.9 प्लस 0.03 प्लस 0.01 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटिव के अनंत पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले तो श्रेणी को समझ लीजिएगा। अब देखिए 0.9 को हम लिख सकते हैं 9/10, 0.03 को लिख सकते हैं 3/100,
ये 001 है, 0.001, 0.001, 0.001, तो इसको लिखेंगे 1/1000 डॉट 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 इन्फिनेटिव तक। तो यह हमें दिख रहा है कि यह एक क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है। और गुणोत्तर श्रेणी में हम जानते हैं कि प्रथम पद a होता है, तो a क्या है 9/10, कितना है a 9/10 है। और जब हम इसका सार्वनुपात निकालते हैं तो सार्वनुपात निकालने के लिए क्या होता है, दूसरा पद अपॉन पहला पद। दूसरा पद है 3/100, तो 3/100 अपॉन में पहला पद रखेंगे 9/10, तो इसको उल्टा कर देंगे मल्टीप्लाई में रखने के लिए 10/9, तो हमारे पास r की वैल्यू आई 1/30। तो 1/30 जो है वो 1 से कम है। तो जब 1 से कम हो तो हमें गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों का योग का फॉर्मूला होता है s इन्फिनेटिव a अपॉन 1 माइनस r। यह कब है, जब r जो है 1 से छोटा हो। और जब r बड़ा होगा तो a अपॉन r माइनस 1 हो जाता है, बस इतना बदल जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। तो a की वैल्यू क्या है 9/10 और r की वैल्यू क्या है 1/30। तो 9/10 अपॉन 29/30 हो जाएगा। तो जब हम इसको पलट देंगे तो पलट देने के लिए हम कैसे करेंगे, देखिएगा कि 30 की मल्टीप्लाई 9 से हो जाएगी और 29 की मल्टीप्लाई 10 से हो जाएगी। तो 27/10 यहाँ 27/29 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 0 से 0 कटेगा। और 9 या 27 और 29 का 29, यानी कि 27/29 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि y इक्वल टू e की पावर x साइन x तो dy अपॉन dx का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, वही होगा पहला इसी तरीके से रखेंगे, यानी कि फर्स्ट और सेकंड मानेंगे। तो e की पावर x को इसी तरीके से रखा और साइन x का अवकलन करेंगे तो cos x आएगा। साइन x को इसी तरीके से रखा, ex का अवकलन ex ही आएगा। तो दोनों में ex कॉमन है, ex को कॉमन लिया तो cos x प्लस साइन x ब्रैकेट के अंदर आएगा। तो e की पावर x cos x प्लस साइन x, यही इसका आंसर हो जाएगा। एक इजी क्वेश्चन है, 1 नंबर में आपसे मालूम कर सकता है, आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए। कुछ नोट पॉइंट हैं जो आपको लिमिट में या फिर अवकलन करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो देखिएगा 1/0 हमेशा इन्फिनेटिव होता है, 1/0 हमेशा इन्फिनेटिव देता है और 0/1 हमेशा 0 होता है। x की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, यानी कि किसी भी संख्या की, कितनी भी बड़ी संख्या की, चर हो या अचर हो, अगर किसी की घात 0 होगी तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी 1। 1/∞ अगर आपको दिखे तो 0 हो जाएगा और log 10 की वैल्यू 1 होगी, log 100 की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। इन कांस्टेंट वैल्यू को, इन पर्टिकुलर पॉइंट को आप याद रखिए और इनको याद रखने के साथ साथ आप इजी क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6i की पावर 74 है और प्लस 4/i की पावर 174 है, इसका हमें मान बताना है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। 6i की पावर 74 और प्लस 4/i की पावर 174 है। तो देखिएगा 37 दूनी 74 होते हैं, तो हम करेंगे 6i² की पावर 37। इसी तरीके से इसको भी i² में बदलेंगे तो i² यानी कि 87 दूनी 174 होता है, तो i² की पावर कितनी हो जाएगी 87। हम सभी जानते हैं कि i² की वैल्यू -1 होती है, तो 6 -1 की पावर 37 और प्लस 4/-1 की पावर 87। अब देखिएगा -1 की पावर जो है एक ओड संख्या है, यानी कि विषम है, और विषम संख्या अगर माइनस की होती है तो आंसर हमारा माइनस में ही आएगा। तो -1 ही यहाँ पर लिखा जाएगा और यहाँ पर -1 आ जाएगा। तो देखिएगा -6 हो जाएगा और ये हो जाएगा -4, -10 हम इसको सॉल्व करेंगे तो -10 मिलता है और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन को रखता ही रखता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ये त्रिभुज वाले क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होते हैं। यदि ABC में जो त्रिभुज है ABC में सिद्ध करो कि sin A प्लस sin B अपॉन sin A माइनस sin B इक्वल टू जो होगा वो होगा A प्लस B अपॉन A माइनस B। तो साइन का सूत्र का प्रयोग करेंगे, वो होता है sin A अपॉन A बराबर sin B अपॉन B बराबर sin C अपॉन C इक्वल टू K, यानी कि कांस्टेंट नियतांक। तो sin A की वैल्यू निकालेंगे तो A K आएगी, sin B की वैल्यू निकालेंगे तो B K आएगी।
तो साइन ए और साइन बी की वैल्यू ही हमें चाहिए क्योंकि हमें इसी में पुट करना है। तो देखिएगा हमने साइन ए की जगह पर ए के पुट किया, साइन बी की जगह पर बी के, दोनों जगह हमने पुट कर दिया। तो देखिए यहाँ पर के और के दोनों में कॉमन है तो आपस में यहाँ पर कट जाएगा और यहाँ पर कैंसिल आउट होने के बाद जो हमारा बचेगा वो बचेगा ए प्लस बी और अपॉन में ए माइनस बी। और यही हमें यहाँ पर शो करना था, यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था। तो यही आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए, ये कह रहा है कि एक सारणिक है 2 1 3 -1 3 -2 और 3 और 11 और 1, इसका मान बताना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसका विस्तार कर देंगे। तो देखिए विस्तार कैसे होगा, ये 2 है तो इसको ऐसे छोड़ देंगे तो हमारे पास बचेगा 3 माइनस 22 हो जाएगा। और माइनस में रखेंगे अब की बार तो ये वाला छोड़ देंगे इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा -1 और 1 -33। आई होप आपको ये आता होगा। और +3 -2 -9। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने पर हमारे पास बनता है -15। इसको सॉल्व कीजिएगा एक बार, सॉल्व करने पर आपको जो है -15 मिलेगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं द्विपद प्रमेय से संबंधित क्वेश्चन। द्विपद प्रमेय से x प्लस a इसकी पावर है 4, a प्लस a की पावर 4 का प्रसार कीजिए। तो हमें केवल प्रसार करना है और बताना है कि क्या वैल्यू है इसकी। तो x प्लस a की पावर 4 यानी कि जब हम इसका प्रसार करेंगे तो देखिए क्या होगा, x प्लस a की पावर n का NCn और x की पावर n और यहाँ पर हो जाता है x पावर n-1 और या n-1 बोल सकते हैं या फिर r बोल सकते हैं, यानी कि NCr होता है। तो जब ये नीचे r होगा ऊपर n होगा तो हमारे पास x की पावर n-r होता है। ठीक है, तो NCr x की पावर n-r और a की पावर हो जाता है यहाँ पर r। इसी तरीके से आगे चलते रहते हैं। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर ओपन कर रहे हैं। तो देखिएगा x प्लस a इसकी पावर है 4, तो 4 n की पावर है, सॉरी n की वैल्यू है। तो NCr में क्या आएगा, NCr यानी कि n की वैल्यू 4 और r की वैल्यू 0। तो 4C0 x की पावर आएगी हमारे पास 4 और a की पावर 0। 4C1 x की पावर 4 -1 और a की पावर 1। 4C2 x की पावर 4 -2 और a की पावर 2। 4C3 x की पावर 4 -3 a की पावर 3। 4C4 x की पावर 4 -4 और a की पावर 4। NCr का फॉर्मूला हमारे पास होता है फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n-r। ठीक है, तो 4C0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है और अगर दोनों ही r और n दोनों सेम हो जाए तो वैल्यू 1 होती है। ठीक, इन दोनों का आप याद रखिए। 4C1 यानी कि फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 4 -1, इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 आएगा, यानी कि हमारे पास आ जाती है वैल्यू 4। इसी तरीके से जब इनकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो इनकी वैल्यू को लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो इसमें पुट करने के बाद देखिए NC0 यानी कि 4C0 की वैल्यू 1 है तो 1 आ जाएगी और किसी की पावर भी 0 हो तो हमारे पास 1 आती है। इसी तरीके से 4C1 की वैल्यू 4 आएगी और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। 4C3 की वैल्यू हमारे पास 6 आती है तो x² और a² हो जाएगा। 4C4 की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 4 आई है, सॉरी 4C1 की वैल्यू हमारे पास इतनी है। तो देखिए ये वैल्यू हमें भी मिल जाती है। तो 4C4 इसकी वैल्यू हमारे पास 1 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a की पावर 4। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा फिर से। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारे पास 4C0। 4C0 की वैल्यू 1 है तो हमारे पास आ जाएगा 1, बाकी ये यहाँ पर है 4C2। 4C2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4C2 की वैल्यू हमारे पास 4 आएगी तो x की पावर 3 और a हो जाएगा। 4C2 की वैल्यू हमारे पास 6 है तो हमारे पास यहाँ पर 6 है, बाकी जो है x² और a² हो जाएगा। 4C3 की वैल्यू 4 है और a³ और x हो जाएगा। अब हमारे पास आता है 4C4 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1 और x की पावर 4 -4 है तो 0 हो जाएगी, यानी कि x की पावर 0 तो 1 हो जाएगा। तो केवल बचेगा हमारे पास a की पावर 4। चलिए अब इसको हम देखते हैं। x की पावर 4 है, 4a x की पावर 3 प्लस 6 a² x² प्लस 4 a³ x और प्लस में a की पावर 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी को हम आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करके आइएगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा और गलत होने के चांसेस भी बिल्कुल कम ही हैं। आप अपने एक्यूरेसी को बढ़ाए रखिएगा और ध्यान से क्वेश्चन को करिएगा, कभी भी ऐसी जल्दबाजी में क्वेश्चन आप गलत नहीं करके आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ
आ रहा है कि एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि y इक्वल टू एक्स पावर 5 प्लस 7 एक्स पावर 3 प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 9 y4 का मान ज्ञात करना है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें क्या करना है, 4 बार अवकलन करना है, 4 बार अवकलन। तो y1, तो y1 का मतलब क्या है, प्रथम बार अवकलन, तो dy अपॉन dx को हम y1 बोलेंगे। पहले बार अवकलन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, देखिए एक्स पावर 5 का 5x की घात 4, 7 ऐसे ही रखेंगे, एक्स पावर 3 का 3x स्क्वायर, 5 ऐसे रखेंगे, एक्स पावर 2 का 2x, और 7 ऐसे रखेंगे तो x का 1 हो जाएगा 9 का 0। तो आ जाएगा 5x की घात 4 प्लस 21x स्क्वायर प्लस 10 प्लस 7, ये हमारा हुआ y1। अब पुनः अवकलन करेंगे तो y2 निकलेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो 20x क्यूब यानी कि 5 चौक 20 और x की एक पावर कम हो जाती है तो यानी कि 20x क्यूब। इसी तरीके से पावर की जो है 21 में गुणा करेंगे तो क्यू दूनी 42 और x में से एक पावर कम करेंगे तो 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, तो 42x, और 10 यानी कि x को 1 आ जाएगा तो 10 का 10 आ जाएगा। फिर y3 के लिए पुनः अवकलन करेंगे तो पुनः अवकलन करने के लिए क्या आएगा, d3y अपॉन डी एक्स क्यूब, तो क्या आ जाएगा 20 या 60 एक्स स्क्वायर और 42 इंटू 1 यानी कि एक्स और इसका 0, तो इसको लिखना नहीं है, तो 60 एक्स स्क्वायर प्लस 42। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, चौथी बार अवकलन करेंगे तो चौथी बार अवकलन करने पर क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12 यानी कि 120x, तो y4 की वैल्यू हमारे पास आई 120x और यही आपका आंसर हो जाए। देखिए कितना इजी था, स्टेप टू स्टेप क्वेश्चन कीजिएगा, कभी भी आपका गलत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर 5 है और cos थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर कितनी है, 4 है। इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें ये दिया हुआ है, डिमाइवर प्रमेय के प्रयोग हम किस में करेंगे। देखिए कभी भी अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिखाई दे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इस तरीके से, तो आप हमेशा उसमें डिमाइवर प्रमेय लगाइएगा। डिमाइवर प्रमेय कैसे हम लगाएंगे, तो देखिएगा दोनों हमने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है, यानी कि दोनों को हम लेंगे और यहाँ पर डिमाइवर प्रमेय इस तरीके से लगेगा। देखिए यहाँ तक सॉल्व है, तो चलिए डिमाइवर प्रमेय किस तरीके से लगाएंगे। देखिए जो हमारी ये पावर है ये थीटा के पास चली जाती है, दोनों में जो पावर है वो थीटा के पास चली जाएगी, यानी cos थीटा है तो cos 5 थीटा आ जाएगा, sin थीटा है तो sin 5 थीटा बन जाएगा। तो दोनों में जो पावर है वो थीटा के पास गई, थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो गई। और अब क्या करेंगे हम इनको क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई, फिर यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक है। पहले cos 5 थीटा की cos 4 थीटा के साथ की और फिर आई sin थीटा के साथ कर दी, यहाँ पे ये आया। अब क्या करेंगे, दूसरी बार में इसके cos 4 थीटा के साथ करेंगे तो यहाँ पे ये आया, और इसकी ही मल्टीप्लाई करेंगे हम sin 4 थीटा से, तो यहाँ ये आएगा, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं कि ये वाला पद और ये वाला पद, यानी सबसे पहले तो हमने ये किया कि आई स्क्वायर को सॉल्व किया, क्योंकि इसकी पावर कितनी होती है माइनस, इसका मान कितना होता है -1 होता है, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पद को और इस वाले पद को एक साथ लेंगे और इस वाले पद को और इस वाले पद को एक साथ लेंगे, तो हमारे पास जो फॉर्मूले बनेंगे वो बनेंगे cos 5 थीटा माइनस 4 थीटा और आई sin 5 थीटा माइनस 4 थीटा, इस तरीके से ये बनेंगे। तो हमारे पास देखिएगा 5 माइनस 4 थीटा तो 1 थीटा आ जाएगा, 5 माइनस 4 ये भी 1 थीटा आ जाएगा, तो cos थीटा माइनस आई sin थीटा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एफ एक्स इक्वल टू 10x है, तो f60 का मान ज्ञात कीजिए। f60 का मान ज्ञात करना है, तो जहां पर x है बस वहां पर 60 रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इजी है। 1060 की वैल्यू होती है √3। नेक्स्ट है आपके पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करना है और y इक्वल टू लॉग एक्स दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है, हमें 2 बार डेरिवेटिव करना है और बात हमारी खत्म हो जाएगी। तो देखिए y इक्वल टू लॉग एक्स है, तो x के साथ अवकलन करेंगे, तो लॉग एक्स का अवकलन होता है 1/x और इसी को हम लिख सकते हैं x की पावर -1। तो पुनः अवकलन करेंगे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो -1 x की पावर -2, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा -1/x स्क्वायर, तो -1/x स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ये इजी क्वेश्चन है, सब जल्दी जल्दी देख लेंगे, और जो भी क्वेश्चन आपको जो थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन हो तो आप दोबारा से वीडियो को पीछे हटा करके देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको समझ में ना आए उसका कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए x log x का अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए, तो y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स है, तो x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो देखिए पहला पद हमने x माना, दूसरा हमने log x माना, तो पहला ऐसे ही, दूसरा करेंगे log x का यानी कि 1/x, log x ऐसे ही, तो x का करेंगे 1 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस log x आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 9, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1 के बिंदु 1 2 पर स्पर्श रेखीय समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए
हमें इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। सबसे पहले 1/9 को अलग किया और एक्स स्क्वायर का हमने अवकलन किया। इसका अवकलन करेंगे तो हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर का 2x होगा। 1/4 को अलग किया तो वाई स्क्वायर का 2y हुआ और y का फिर से dy अपॉन dx हो जाएगा इक्वल टू में 0, क्योंकि 1 है तो 1 का क्या हो जाएगा अवकलन 0। अब यहाँ पर क्या हुआ कि t जो 2 है वो हमने कॉमन लिया तो x/9 y/4 यानी कि ये वाला 2 और ये वाला 2 ये बाहर आ जाएंगे, dy अपॉन dx इक्वल टू 0। अब ये 2 जो है इसके अपॉन में जाएगा तो हमें क्या हो जाएगा 0/2 यानी कि 0। ठीक है, 0/2 क्या आएगा 0 आएगा। तो अब x/9 और y/4 dy अपॉन dx इक्वल टू 0। अब बिंदु हमें दिए हुए हैं 1 और 2, जहाँ पर x है वहाँ पर 1, जहाँ पर y है वहाँ पर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ये। तो चलिए अब देखते हैं इसको कि 1/9 हम इधर लेगा तो ये माइनस का 1/9 हुआ। 2 से 4 को काटा तो कितना है 2 यानी कि 1/2 और dy अपॉन dx। अब ये जो 2 है ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा इधर, और ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू -2/9। अब उसने कहा है कि स्पर्श रेखा का अभिष्ट समीकरण ज्ञात कीजिए। तो स्पर्श रेखा का अभिष्ट समीकरण का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू dy अपॉन dx और x माइनस x1। तो y1 है हमारे पास 2 और x1 है हमारे पास 1, तो इसमें ये वैल्यू रख देंगे dy अपॉन dx की वैल्यू हम रख देंगे -2/9। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9y माइनस 18 और बराबर के कितना आ जाएगा -2x और +2, तो 2x प्लस 9y माइनस 20 इक्वल टू 0। ये हमारा स्पर्श रेखा का अभिष्ट समीकरण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है समीकरण को हल कीजिए। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा और -1/4 इक्वल टू 0। आप सभी जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और बाकी सब एज इट इज है माइनस साइन थीटा माइनस 1/4 इक्वल टू 0। अब देखिएगा अगर हम यहाँ पर देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये है माइनस साइन थीटा, ठीक। तो यहाँ इस 1 को और -1/4 को हमने यहाँ पर रखा, इस साइन स्क्वायर थीटा को और इस साइन थीटा को हम इधर लेगा तो ये दोनों प्लस हो गए, ठीक। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और 1 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा 3/4। अब क्या करना है कि ये जो 4 है इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है इधर, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा इक्वल टू 3। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा और ये 3 इधर आएगा तो -3 इक्वल टू 0। अब जो ये 4 है इसको हम गुणनखंड में तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 - 2, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा इक्वल टू -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉमन लिया तो देखिएगा इसमें से 2 निकला तो 2 अंदर बचा, इसमें से एक साइन यहाँ आया तो इसमें से एक साइन बचा, इसमें से 2 निकला तो कितना आया 3 और एक साइन तो साइन गायब हुआ तो कितना हुआ 2 साइन थीटा कॉमन है तो 2 साइन थीटा -3। इसमें से -1 कॉमन लेंगे तो जब ब्रैकेट लगाएंगे तो अंदर का चिन्ह जो है बदल जाएगा यानी कि प्लस हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा प्लस 3। अब 2 साइन थीटा प्लस 3 और 2 साइन थीटा -1 इसका गुणनखंड आए हैं तो गुणनखंड को दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1 -3/2 आया है। इसमें जब हम करेंगे 2 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0 जब हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1/2 यानी कि 1/2 इसकी वैल्यू होती है साइन 30, तो थीटा इक्वल टू 30 आ जाएगा और यही हमें बताना था कि थीटा की वैल्यू क्या है। चलिए नेक्स्ट एक सारणी दी हुई है 1 1 1 1 1 प्लस एक्स और 1 1 1 प्लस वाई इक्वल टू कितना है एक्स वाई सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे R2 को चेंज करेंगे, R2 को चेंज यानी कि इसको चेंज करेंगे, ठीक है, इसको हम चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम जब इसको चेंज करेंगे तो कैसे करना है कि जो R2 है R2 में से हमें क्या करना है R1 को घटाना है, ठीक है, यानी कि 3 को कुछ नहीं कहना, 3 एज इट इज ऐसे की जैसी थी वैसे ही लिख दी गई, ठीक है, यहाँ पर उतार दिया। 1 को भी हमने एज इट इज उतार दिया, केवल बदला कौन जा रहा है R2, तो R2 को बदलेंगे यानी कि R2 यानी 1 घटाएंगे, 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 0। अब 1 प्लस एक्स माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा x और 1 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 0। तो हमारे पास ये जो है रो 2 को चेंज किया। अब इसमें एक और ऑप्शन लगाएंगे कि रो 3 को चेंज करेंगे R1 को घटा करके तो कितना आएगा 1 0 0 1 x 0 और 1 0 y इक्वल टू कितना बनेगा। अब इसको विस्तार करेंगे तो x y माइनस 0 तो कितना आएगा x y, ठीक है, ये आपका सिद्ध हो जाएगा। अब ये दिया हुआ है 0.123 के ऊपर बार है, यानी कि 23 के ऊपर बार है और इसका मान बताना है। तो 0.123 यानी कि जो 23 है वो रिपीट होगा बार बार, तो 0.123 23 23 और डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 0.1
प्लस 0.023 प्लस 0.00023, इस तरीके से ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो 0.1 को लिखेंगे 1/10, 0.023 को लिखेंगे हम 23/10⁻3। इसी तरीके से इस तरीके से लिखते जाएंगे। तो देखिएगा इसमें से हमने क्या किया, 1/10 तो अलग है, आगे से 23/10³ को कॉमन लिया तो 1 प्लस 10⁻2 प्लस 1 10⁻4 और प्लस में डॉट डॉट चलता आएगा। ठीक है, अब ये एक श्रेणी के रूप में बन गए, तो जिसका जो गुणोत्तर श्रेणी है और सारवांतर है इसका 1/100। तो अब हम क्या करेंगे कि अनंत पदों का योग निकालेंगे। गुणोत्तर श्रेणी का अनंत पदों का योग निकालते हैं तो अनंत पदों का योग का फॉर्मूला होता है ये, और ये जो 1/100 है ये 1 से छोटा है तो फॉर्मूला आएगा a/1 - r। तो r की वैल्यू है 1/100। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे सिंपली। तो 1/10 और ये 23/1000 है, गुना इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आएगा 1/99/100। सिंपली इसको सॉल्व करते जाएंगे, सॉल्व करते जाने पर हमें जो मिलता है, हमें लास्ट में इसका आंसर मिल जाएगा 61/495। ठीक है, केवल कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, लास्ट में इसका आंसर 495 आएगा अपन में 61 के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समाकलन से है। समाकलन 1/1 x है, dx इसका मान बताना है। तो समाकलन हमने i मान लिया, 1/1 - sin x और dx। अब देखिएगा इसको सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं कि जो हर में है 1 - sin x, इसके उल्टे चिन्ह से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस से, यानी कि 1 दिया हुआ है तो 1 प्लस से कर देंगे। ठीक है, अब ये एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो क्या आया, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, और ऊपर का जो है 1 + sin x। 1 - sin स्क्वायर एक्स क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स होता है, और 1 + sin x ऊपर है। तो इंटीग्रेशन में 1 के अपॉन में आएगा cos स्क्वायर एक्स और sin x के अपॉन में आएगा cos स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर सीधा सीधा आप क्या करेंगे, हमने पता है कि 1/x² क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स होता है, और sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स है। तो एक cos तो sin के अपॉन में चला जाएगा तो tan बन जाएगा, और 1/cos x एक जो बचेगा वो sec बना देगा। तो यहाँ पर sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, tan x होता है इंटीग्रेशन, और tan x sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x sec x, तो sec x होता है। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा tan x + sec x + c। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि tan 1 1/7 प्लस tan 1 1/8 इक्वल टू tan 1 3/11 आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सूत्र को देख लेते हैं। एक फॉर्मूला है tan 1 x प्लस tan 1 y, और वो किसके इक्वल होता है कि tan 1 x + y अपॉन x + y अपॉन 1 - xy होता है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है 1/7, y की वैल्यू कितनी है 1/8। तो tan 1 1/7 + 1/8 और 1 - 1/7 × 1/8 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 15/56/55/56। 56 से 56 कैंसिल, 15/55। तो 15/55 कैसे करेंगे, यानी कि 5 × 15 और 11 × 5 = 55। तो tan 1 3/11 ये आंसर हो जाएगा। तो आंसर आप इस तरीके से सटीक तरीके से लाइएगा कि बार बार आपकी प्रैक्टिस जो है हो जाए, वो प्रैक्टिस आपकी सही हो, एक्यूरेसी आपकी इंक्रीज हो। देखिए यहाँ पर हमें लाना था tan 1 3/11 और हमारे पास आया है tan 1 3/11। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये बिल्कुल सही है, सिद्ध हो चुका है। चलिए अब हमें क्या करना है कि d/dx sin x अपॉन 1 + x इक्वल टू 1/1 + x, इसको हल करना है। तो हमें इसमें देखना होगा कि जो हमें ये दिया हुआ है sin x अपॉन 1 + cos x, इसमें भाग विधि द्वारा अवकलन का सूत्र लगेगा। और वो कैसा लगता है, देखिए फॉर्मूला ये रहा, यानी कि अगर अंश और हर में f यानी फंक्शन दिया हुआ हो तो अंश बटे हर वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो डेरिवेटिव कैसे होता है, हर का स्क्वायर करेंगे और पहले हर को ऐसे रखेंगे अंश का अवकलन, माइनस अंश को ऐसे ही रखेंगे हर का अवकलन। वैसे में माइनस आता है नीचे हर का स्क्वायर हो जाता है। तो देखिए हर क्या है 1 + cos x, और d/dx किसका हो रहा है, sin x का, यानी कि अंश का। ये ठीक है, आपकी बार अंश यानी कि sin x ऐसे ही, और हर का अवकलन, और यहाँ पे हर का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए 1 + cos x ये रहा, और d/dx sin x करेंगे तो हमारे पास आएगा cos x। इसी तरीके से ये आएगा हमारे पास sin x माइनस sin x, तो माइनस प्लस और sin स्क्वायर हो जाएगा। तो cos x + cos स्क्वायर x और प्लस में sin स्क्वायर x अपॉन 1 + cos x का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमें साफ साफ नज़र आता है कि 1/1 + cos x इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर इतना अगर हम देखें
कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 1, और बाकी बचा हुआ है कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स ऊपर है और 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर नीचे है, तो एक कट जाएगा, तो 1/1 प्लस एक्स कॉस एक्स जो है वो बचने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सिद्ध करो इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin x dx अपॉन sin x प्लस कॉस एक्स इक्वल टू कितना आएगा π/4। तो यहाँ पर देखिएगा हमें दिया हुआ है I इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/4 sin x अपॉन sin x प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इक्वेशन नंबर 1 हमने मान लिया। हमने एक प्रगुण पढ़ा है कि प्रगुण होता है लिमिट 0 to a समाकलन यूनिट 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a जो होता है वो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो अपर लिमिट होती है वो उसमें से जो हमें फंक्शन का वैल्यू है उसको हमें घटाना होता है, यानी कि a माइनस एक्स हो जाता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो जहाँ पर भी x है वहाँ पर हमें क्या करना है a माइनस एक्स, तो a क्या है π/2, तो π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। जहाँ पर भी x है वहाँ पर हमें क्या कर देना है a माइनस एक्स कर देना है, यानी कि π/2 माइनस एक्स कर देना है। ठीक है, अब π/2 क्या होता है 90, यानी कि साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है कॉस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स, और कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स होता है डी एक्स होता है। ठीक है, चलिए अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 है ये। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, और इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करने पर हमें क्या देखिए इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है, दोनों को ऐड करेंगे तो साइन और प्लस कॉस ये हो जाएगा और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ये हो जाएगा, तो आपस में कैंसिल आउट, और कैंसिल आउट होने पर क्या आएगा 1, कैंसिल आउट होने पर 1 आया है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट कितने π/2, तो 2i इक्वल टू π/2 हो जाएगा, और i की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 4, तो i इक्वल टू π/4 ये हमारे पास क्या हुआ सिद्ध हो चुका है। π/4 लाना था और π/4 हमारा आसान तरीके से आ चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिम्पसन 1/3 नियम का उपयोग कर इंटीग्रेशन 0 to 1/1 प्लस एक्स डी एक्स का मान दशमलव के 3 अंक तक प्राप्त कीजिए। तो देखिए सिम्पसन 1/3 रूल क्या कहता है, यानी कि जहां x क्या है b माइनस a अपॉन h, यानी कि लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट b माइनस लोअर लिमिट a अपॉन में h, यानी कि उसके 6 इक्वल पार्ट हम करते हैं। देखिए 1/3 रूल में 6 इक्वल पार्ट करते हैं, तो देखिए b की वैल्यू क्या है 1 और a की वैल्यू क्या है 0, तो 1 माइनस 0 अपॉन में क्या आ जाएगा 6, तो 1/6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें इसके 6 इक्वल पार्ट करने हैं। y की वैल्यू दी हुई है 1/1 प्लस एक्स, तो x 0 पर हम निकालेंगे, तो x 0 पर क्या आएगा y इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स 0, और ये जब हम क्या करेंगे यहाँ पर 0 रखेंगे तो वैल्यू आएगी 1, क्योंकि x नॉट क्या है x 0 क्या है 0 है। अब x1 करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 1 प्लस 6 ऐड कर देंगे 0 में, तो 1 प्लस 6 यहाँ पर ऐड होगा, देखिए 1/1 प्लस x1 हो जाएगा, तो x1 की जगह पर 1/6 रख देंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6/7 0.8571 आएगा। क्लियर। अब तीसरा यानी कि दूसरा निकालना है, तो दूसरा निकालने में हमें क्या करना होगा 1/6 x1 में जोड़ देना होगा। इसी तरीके से हम इसमें x2 की जगह पर वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से x3 निकालना है, तो जो x2 है उसमें हम क्या करेंगे 1/6 जोड़ देंगे। कब तक निकालना है, जब तक कि ये वैल्यू पूरी ना हो जाए। ठीक है, तो देखिएगा ये हमारे पास आ जाएगा। इसी तरीके से अगर चौथा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जो तीसरा है तीसरे में 1/x जो x है वो फिर जोड़ देंगे। इसी तरीके से पाँचवा निकालेंगे तो चौथे में 1/6 जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास मेथड होता है, और इस मेथड को आप ध्यान से देखिए कि x4 यानी कि x का चौथा स्थान निकालना चाहते हैं, तो जो तीसरा था उसमें 1+6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4/6, और यहाँ पे 4/6 रख के सॉल्व किया तो 0.6 आ रहा है। अब x5 कैसे निकलेगा कि x5 निकलेगा 5/6 हो गया। अब x5 जो है वो 1/1 प्लस 5/6 हो जाएगा, यानी 6/11, और कितना आ जाएगा 0.5454। इसी तरीके से x6 है तो 1/6 और प्लस 1/4 हो जाएगा, तो y5 इक्वल टू 1/1 प्लस 6/6 और 1/2 आ जाएगा। 1/2 की वैल्यू कितनी होती है 0.5 होती है। अब जब हमें x1 x2 x3 इनके सबकी वैल्यू मिल ही चुकी है, तो जो सिम्पसन रूल है, सिम्पसन 1/3 नियम है, वो क्या कहता है, वो ये है कि लिमिट b टू a f(x) dx इक्वल टू h/3 y प्लस yn और प्लस 4y1 प्लस
3 इस तरीके से यानी कि ऑड नंबर, और फिर हमारे पास हो जाएगा y2 y4 यानी कि इवन नंबर 2 के साथ, ऑड नंबर 4 के साथ आएंगे, ठीक है। और लास्ट और प्रारंभ में जो बिंदु हैं दोनों को ऐड करके हम लिखेंगे। तो यहाँ पर अब देखिएगा, अब इसमें कुछ नहीं, केवल कैलकुलेशन बची है। तो देखिए h की वैल्यू क्या है 1/6, ये 1 के 1/6 प्लस 3, 6 इंटू 3, ठीक है, 1/6 इंटू 3। y0 और yn क्या है, y6 है, 4, y1 y3 और y5 है, और y2 और y4 है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 1/6 इंटू 3 कितना हो गया, 1/18। y0 यानी कि y0 कितना है 1, और y6 कितना है 0.5, और ये सभी की वैल्यू रखने के बाद हमें क्या मिला, हमें मिलता है ये, ठीक है, हमें मिलता है ये, मिल जाता है। अब इससे हम क्या करेंगे, इससे वैल्यू निकालेंगे 1/18 यानी कि 1.5 प्लस 4 गुना 2.0691, और प्लस में 2 गुना 1.466, इस तरीके से है। तो इसको जब हम टोटल सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट 0 to 1 और 1/1 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू 0.700x, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सिद्ध कीजिए कि कॉस हाइपरबोला ए प्लस कॉस हाइपरबोला 3a प्लस कॉस एफ ए कॉस एच, यानी कि एच को बोल रहे हैं हम, क्या एच को बोला जा रहा है, तो यहां पर हो जाएगा कॉस हाइपरबोला ए, कॉस हाइपरबोलिक ए, और प्लस में कॉस हाइपरबोलिक 5a, इसी तरीके से प्लस कॉस हाइपरबोलिक 3a, यानी कि हमने क्या किया, हमने केवल इतना किया कि 3a को इधर और 5a को इधर लिखा। इसी तरीके से नीचे इसको इधर इसको इधर लिखा, यानी कि साइन हाइपरबोलिक a के साथ हम इसको लिखेंगे। तो देखिए साइन c प्लस डी का फॉर्मूला बन जाता है, और यहाँ से ये फॉर्मूला बनता है 2 कॉस हाइपरबोलिक 5a प्लस a/2 कॉस हाइपरबोलिक 5a माइनस a/2 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 3a अपॉन 2 साइन हाइपरबोलिक 5a प्लस a/2 कॉस हाइपरबोलिक 5a माइनस a/2, और हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर हमें मिलता है 2 कॉस हाइपरबोलिक 3a प्लस कॉस हाइपरबोला 2a प्लस कॉस हाइपरबोला 3a, इसी तरीके से नीचे है, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इसमें से हमने क्या किया, कॉस हाइपरबोलिक 3a, कॉस हाइपरबोलिक 3a कांस्टेंट कॉमन लिया हमने, कॉमन लेने पर 2 कॉस हाइपरबोलिक 2a प्लस 1, और नीचे भी 2 कॉस हाइपरबोलिक 2a प्लस 1, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कॉस हाइपरबोलिक 3a अपॉन साइन हाइपरबोलिक 3a, तो ये कॉस अपॉन साइन जो होता है वो क्या होता है, कॉट, तो कॉट हाइपरबोलिक 3a, ये RHS, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सदिश दिए हुए हैं, दो सदिश हैं a और b, a दिया हुआ है और b दिया हुआ है, इनके मध्य बने कोण की भुजा का मान ज्ञात करना है। तो मध्य कोण की भुजा का मान क्या करना है, यानी कि भुजा का मान निकालना है कोण का। तो कोण निकालने के लिए दो हमें वेक्टर दिए हुए हैं, उनके बीच का कोण का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इक्वल टू a डॉट b, और a का मॉड निकालेंगे और b का मॉड निकालेंगे, आपस में डॉट गुण करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी a डॉट b की, a डॉट b की जरूरत पड़ेगी, तो 2i प्लस j माइनस 3k हो जाएगा, और डॉट में 3i माइनस 2j और माइनस k हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। इस तरीके से a का मॉड निकालेंगे, तो जो a है उसके i j k के फंक्शन का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे और उसका रूट निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा 14, और b का मॉड भी हमारे पास 14 आया है। और 14 आने के बाद हम क्या करेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन a मॉड और डॉट में b मॉड निकाल देंगे। तो देखिएगा ये वैल्यू आई है 7 किसकी, ये वैल्यू है a डॉट b की, और मॉड a रूट 14 और मॉड b भी रूट कितना है 14 है। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो 7/14 यानी कि 7/14 आएगा, तो ये इससे आपस में कट जाएंगे, तो 1/2, और कॉस में 1/2 60 की वैल्यू होती है, और 60 को हम लिखते हैं π/3। तो थीटा क्या इतना आएगा, इनके बीच कितना कोण बन रहा है दोनों सदिशों के, π/3 यानी कि 60 का कोण बन रहा है, ठीक है। अब देखिए चलिए इसमें त्रिभुज ABC में सिद्ध करो कि cos a अपॉन a प्लस cos b अपॉन b प्लस cos c अपॉन c इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 2ab होगा। तो चलिएगा देखिए इसमें से हमने a जो 1/a है उसको अलग किया, cos a अलग लिखा, 1/b अलग करके cos b लिखा, 1/c अलग करके cos c लिखा, ठीक है। तो हम जानते हैं ये फॉर्मूले होते हैं ज्यामितीय त्रिभुज के कि cos a इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। इसी तरीके से cos b का फॉर्मूला होता है, इसी तरीके से cos c का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस अपॉन में 2ab होता है। इन सभी की हम वैल्यू रख देंगे, यानी कि cos a की वैल्यू, cos b की वैल्यू और cos c की वैल्यू। तो हमने क्या किया कि इसमें
प्रत्येक में से 1/2ab कॉमन लिया तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये हमें बचा है। अब देखिएगा इसमें से कौन कट रहा है, तो b स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर ये आपस में कट जाएगा, प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये आपस में कट जाएगा, और माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर आपस में कट जाएगा। तो बचा क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में सी स्क्वायर, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऊपर है और 2abc नीचे है, तो देखिएगा यही हमारे पास आंसर है। इसी आंसर को हम यहाँ पर टिक करके आएंगे और आपका जो है नंबर पूरे में से पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए y = 1 माइनस कॉस एक्स अपन 1 प्लस कॉस एक्स को x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो देखिए कभी भी अगर इस तरीके से टर्म देखें तो हमें क्या करना होगा, x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, यानी कि वो अवकलन को ही पूछ रहा है। ठीक है, तो cos x इक्वल टू कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और cos x इक्वल टू ही हमारे पास एक और होता है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे dy/dx, तो 1 माइनस कॉस एक्स अपन 1 प्लस कॉस एक्स, तो cos x यहाँ पर रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे वाले में रखेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ठीक है, तो हमने जब इसको रखा तो हमारे पास क्या, ब्रैकेट को ओपन किया, ब्रैकेट को ओपन करने के बाद कि 1 से 1 कैंसिल आउट और इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट, तो और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो d/dx कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। अब 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 को सिंपली हम डेरिवेटिव कर देंगे, यानी कि 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। तो देखिएगा 10x/2 इसका होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 210x/2 डॉट सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और डॉट में कितना हो जाएगा 1/2। तो देखिए यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 210x/2 और सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू सेक एक्स और tan x, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो dy/dx ज्ञात कीजिए। तो x के सापेक्ष अवकलन जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड की टर्म में हम लेके चलेंगे, तो पहला ऐसे ही दूसरे का अवकलन, दूसरा ऐसे से पहले का अवकलन आ जाएगा। तो यहाँ पर सेक एक्स ऐसे ही है और tan x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है, tan x ऐसे ही लिखा और सेक एक्स का सेक एक्स प्लस tan x होता है। हमने इसको सॉल्व किया तो सेक एक्स कॉमन आया और सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हमें पता लगाना है कि √1 + i और 1 - i मापांक और कोणांक क्या होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो जान लीजिएगा कि z इक्वल टू हमने मान लिया रूट में 1 + i/1 - i है, तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हर है उसके उल्टे से, यानी कि 1 + i से मल्टीप्लाई कर देंगे हर में और अंश में। ठीक है, तो ऊपर का हो जाएगा होल स्क्वायर और नीचे का हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो देखिएगा i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, इसलिए क्या आएगा नीचे √2 आ जाएगा, यानी कि 1 + i/√2। ठीक है, तो z का मान क्या हो जाएगा 1 + i/√2। अब हम आगे देखते हैं कि z हमारे पास क्या है, z है हमारे पास x + iy, और जो मॉड है यानी कि मापांक है z का वो कितना हो जाता है x² + y² और उसका मॉड। तो मापांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x² + y² यानी कि 1² + 1² कितना हो जाएगा √2, और √2/√2 कितना हो जाएगा 1। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास मापांक। और इसी तरीके से कोणांक की बात करें तो कोणांक जो निकलता है वो थीटा = tan इनवर्स और ब्रैकेट में y/x से ही निकलता है। ठीक है, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 यानी कि tan 45, और tan 45 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम π/4। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मालूम कर सकता है कि यदि y इक्वल टू x tan इनवर्स x/y है, x/y है, तो सिद्ध कीजिए कि dy/dx इक्वल टू y/x है। तो देखिए y इक्वल टू x tan इनवर्स x/y, यह हम लिख सकते हैं, जो हमारे पास ये x है ये इसके y के नीचे आ जाएगा, तो y/x इक्वल टू tan इनवर्स xy लिख सकते हैं। अब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए क्या आएगा, पहला ऐसे ही लिखेंगे और दूसरे का अवकलन कर दिया, लेकिन अब की बार दूसरा ऐसे ही लिखेंगे और पहले का अवकलन कर दिया है, तो dy/dx और x। अब देखिएगा tan इनवर्स x की जो अवकलन होता है वो क्या होता है, tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 + x²। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x क्या है x/y है, यहाँ पर x का काम क्या कर रहा है x/y, तो x² है तो x² और y² हो जाएगा। इसी तरीके से tan इनवर्स xy है, तो देखिएगा यहाँ पर tan इनवर्स xy, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या करना होगा, यहाँ हमें करना होगा d/dx और xy। अब इसका तो अवकलन होगा नहीं, केवल x का होगा, तो ये क्या हो गया 1। ठीक, अब चलिए अब आगे इसमें चलते हैं, तो देखिएगा x 1/1 + x² + y², ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व किया और बाद में यहाँ पर जो है देखिए y dx
और x, देखिए यहाँ पर x अपॉन वाई में भाग विधि लगेगी, तो y का तो स्क्वायर हो गया हर का, तो हर ऐसे ही अंश का अवकलन और माइनस अंश ऐसे ही हर का अवकलन, देखिए ध्यान से, और tan इनवर्स एक्स वाई ये साथ साथ चलता रहेगा। ठीक है, अब ये जो हमारे पास x है ये इस मल्टीप्लाई करेगा और ये y है ये भी ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो y dx अपॉन एक्स, वाई डी एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स और इंटू में y, तो हमारे पास आ जाएगा ये। और ये जो tan इनवर्स x अपॉन y है इसी को हम क्या लिख सकते हैं, y अपॉन एक्स लिख सकते हैं, हमने पहले बताया ये y अपॉन एक्स इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन y। तो जहाँ भी आपको दिखे कि tan इनवर्स x अपॉन y इस क्वेश्चन में, तो वहाँ पर आपको y अपॉन एक्स लिख देना है। चलिए अब इससे आगे हम करते हैं, तो देखिएगा ये जो y है और ये वाई स्क्वायर इन दोनों का आपस में बटे में किया, तो y अपॉन वाई स्क्वायर होगा, तो एक अंश हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/y माइनस x बाई वाई स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया, और dy अपॉन डी एक्स इक्वल और प्लस में y अपॉन एक्स। ठीक है, अभी तक यहाँ तक हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी पॉइंट, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमने क्या किया, डी वाई अपॉन डी एक्स है और देखिए प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, यानी कि हमने क्या किया कि इसको हम इस साइड ले आए, तो ये क्या हुआ, ये माइनस था तो प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, देखिएगा यहाँ से हमने डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लिया तो हमारे पास बचा ये, और यहाँ पर हमने क्या किया है आपस में एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारे पास इतना आ गया। ठीक, अब डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके नीचे ले जाना है, तो इसको पलट देंगे, यानी कि पहले इसकी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी पलटी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो ऊपर और 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये सब नीचे हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे इसमें है डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर बस इजीली सॉल्व करना है, वाई को हमने कॉमन लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये एक एक्स से ये एक्स, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास y अपॉन एक्स बचा है, और y अपॉन एक्स ही हमें आंसर लाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 4x अपॉन 5a माइनस 5a अपॉन 4x की पावर 12 के प्रसार में मध्य पद ज्ञात कीजिए। तो पदों की संख्या कितनी कैसे निकालते हैं, पदों की संख्या हमेशा n+1 करके निकालते हैं, और यानी क्या है 12, यानी कि 12 + 1 13, विषम है, तो विषम है तो मध्य पद n+1/2 होगा। ठीक है, तो कितना बैठ रहा है n+1/2, यानी कि 13 + 1/2, यानी कि 14वां पद, सॉरी 7वां पद। ठीक है, तो 7वां पद हो जाएगा, यानी कि 13 + 1, भाई मध्य पद क्या होगा, 13 + 1 हो जाएगा, और अपॉन में 2, तो 14/2 इक्वल टू कितना आएगा, यानी कि 7वां पद। ठीक, अब 7वें पद को हम क्या लिख सकते हैं, 7वें पद को लिख सकते हैं 6 + 1वां पद। तो देखिएगा 6 + 1वां पद कैसे, r + 1वां पद होगा, तो r जो NCR x की पावर n-1 और a की पावर r, तो देखिए 12c6 और 4x अपॉन 5a, 12 - 6 और 5a अपॉन 4x की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से हमें क्या करना है, देखिए 12c6 को सॉल्व किया तो ये आया। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, और बाकी सब एज इट इज है। तो देखिएगा यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 4x से 4x कैंसिल, 5x से 5x कैंसिल, इसको कैंसिल हो जाने दो, और कैंसिल हो जाने के बाद हम क्या करें, ये हम इसको सॉल्व करेंगे बस, और कुछ नहीं। तो 12 का जो फैक्टरी लिखते हैं वो 12 से लगा के नीचे तक 12, 11, 10, 9, 8, 7 ये सभी हम क्या करते हैं, जैसे कॉमा लगा दो या मल्टीप्लाई लगा दो कुछ भी। ठीक है, और नीचे वाले के भी इस तरीके से करेंगे, यानी कि दोनों का हमने ये खोल लिया है, तो जो भी कट है वो लगा दो, यानी कि हम क्या करेंगे 6 से लगा के 1 तो पहले तो इसको काट देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो भी कटेगा, ये 2 चौक 8 हो गया, 3 तिया 9 हो गया। ठीक है, इस तरीके से 4 तिया 12, जो भी कटेंगे हम इसको काट फाट के हमारे पास आएगा 924 आंसर। ठीक है, इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, 924 आंसर ही आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण द्वारा समय t सेकंड में चलित दूरी s इक्वल टू 180 t - 16 t स्क्वायर है, कण का वेग तथा त्वरण ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा हमें जो है चलित दूरी दे रखी है s इक्वल टू 180 t - 16 t स्क्वायर, तो वेग क्या होगा, इसका एक बार अवकलन कर दो, ds अपॉन dt, तो 180 - 32 t हो जाएगा। एक तो आंसर ये हो गया जो वेग पूछ रहा है। अब त्वरण में क्या होगा, जो वेग है उसी का एक बार और अवकलन कर दो, तो d स्क्वायर s अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू -32 इकाई।
ठीक है। तो यदि वेग शून्य हो, तो वेग शून्य कब होगा, जब ds अपॉन dt इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो 180 माइनस 32t इक्वल टू 0 हो जाएगा, 32t माइनस 180। अब t की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 180 अपॉन 32 यानी कि t इक्वल टू 45 अपॉन 8 इकाई इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करना है कि 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस 2 tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4 है। तो यहाँ से 2 हमने क्या किया, इन दोनों में से 2 को कॉमन लिया, कॉमन लेने पर tan इनवर्स 1/5 और प्लस tan इनवर्स 1/8 और tan इनवर्स 1/7 को अलग एज इट इज़ लिखा हुआ है। ठीक है, अलग एज इट इज़ लिखा है। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें इसमें tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू जो फॉर्मूला है वो लगा देना है। हमने यहाँ पर पुट किया, यहाँ पर पुट करने के बाद जो हमें सॉल्यूशन मिला वो क्या है, tan इनवर्स 13/40 और 1 - 1/40 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, अब हमें ये फॉर्मूला मिलता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy। ठीक है, तो देखिए ये क्या आया, 2 tan 13/39 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि ये जो 2 tan इनवर्स 13/39 है, इसमें हमारा ये फॉर्मूला काम करे 2 tan इनवर्स इक्वल टू tan 2 थीटा 1 - थीटा स्क्वायर। तो जहाँ थीटा है वहाँ पर क्या है 13। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है। तो फॉर्मूला हमारे पास है 2 tan इनवर्स थीटा, 2 tan इनवर्स थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 - थीटा स्क्वायर। इसी तरीके से तो थीटा जो है हमारे पास है 13/39। तो 2 की जगह पर 2 रखेंगे और थीटा की जगह पर 13/39 अपॉन 1 - 13/39 का होल स्क्वायर और प्लस में चलेगा tan इनवर्स 1/7। तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर 26/39 और अपॉन में 1352 अपॉन 1521 और tan इनवर्स 1/7 ही रहेगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करते जाइएगा, सॉल्व करते करते आप पहुंचेंगे सबसे नीचे और देखिएगा इसमें और कुछ नहीं है, केवल और केवल कैलकुलेशन है। ठीक है, बस हमें क्या करना है, देखिए tan इनवर्स 507/676 प्लस tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों में ये फॉर्मूला लगेगा दोबारा से, इन दोनों में ये फॉर्मूला लगाएंगे यानी कि जो tan इनवर्स x की जगह पर है 507/676 और y की जगह पर है 1/7। अब ये फॉर्मूला फिर से लगाएंगे यानी कि tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 - x इंटू वाई। ठीक है, अब इनको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हमें जो है इस तरीके से कैलकुलेशन आपको कर लेनी है। ठीक है, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, और आप पाएंगे कि tan इनवर्स 4225 अपॉन 4225 आएगा और 4225 को आप कैंसिल आउट करेंगे तो tan इनवर्स 1 आएगा और tan इनवर्स 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan π/4 और π/4 ही हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रूफ करना था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हम दावा करते हैं कि इन क्वेश्चंस से बाहर आपका पेपर नहीं जाने वाला है। तो कल हमने जो एक वीडियो डाली थी वो थी फिजिक्स के मैराथन क्लास, यानी कि शुरू से लेकर के आखिर तक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में आएंगे ही आएंगे, वे क्वेश्चन हमने आपको दिए थे, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। उसी तरीके से आज हमने मैथ की मैराथन क्लास दी है। मैथ में इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके कहीं नहीं पूछे जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बार बार यही क्वेश्चन आएंगे और सेम क्वेश्चन भी आपको वहाँ पर मिल सकता है, लेकिन डिजिट चेंज करके आपको देगा। तो आपको क्या करना है, केवल मेथड को सीखना है, मेथड को जान लेना है। मेथड आपके पास आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ करके आओगे। तो यहाँ पर कुछ टाइप हमने यहाँ पर करा दिए हैं, तो इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स जो हैं इससे जुड़ सकें और इसका लाभ ले सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक और वीडियो को कमेंट जरूर कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स लिए को कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी, जिससे कि आपका कमेंट देख करके हमें और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो और हम आपके लिए और भी अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड करा सके, जिससे कि आपकी फुल हेल्प हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।